तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम आईटीआई वेल्डर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी हमने सेट 1 को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 2 है और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार की ऊर्जा है? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी किस प्रकार की ऊर्जा है? ऑप्शन ए बोला है दृश्यमान, ऑप्शन बी बोला है अदृश्य, ऑप्शन सी बोला है देखने योग्य और ऑप्शन डी बोला है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्श। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी इनविजिबल ऊर्जा है, मतलब अदृश्य, दिखाई नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को क्या कहते हैं? तो शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए बोला है हीट, ऑप्शन बी बोला है दबाव, ऑप्शन सी बोला है प्रतिरोध और ऑप्शन डी बोला है टेम्परेचर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को क्या बोलते हैं? तो शरीर की गर्मी या ठंडक की मात्रा को बोलते हैं हम टेम्परेचर, तापमान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? किस प्रकार का चाप अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है? तो कौन सा हमारा चाप रहता है जो अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है? ऑप्शन डी बोला है लंबा, ऑप्शन डी बोला है शॉर्ट, ऑप्शन सी बोला है मीडियम और ऑप्शन डी बोला है नॉर्मल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट, छोटा। तो विच टाइप ऑफ आर्क प्रमोट्स मोर सरफेस टेंशन इफेक्ट? तो कौन सा हमारा मतलब चाप रहता है जो अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है? तो जो हमारी शॉर्ट आर्क रहती है वो हमारी अधिक पृष्ठ तनाव को बढ़ावा देती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स शोन इन द फिगर? आकृति में दर्शाए गए भाग एक्स का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं जो आकृति में भाग एक्स दिखाया गया है, तो इस एक्स भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है जॉब, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी बोला है करंट और ऑप्शन डी बोला है मोलन ग्लोबुलस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोड। तो आकृति में दिखाया गया भाग एक्स का नाम क्या है? तो ये जो आकृति में भाग एक्स दिखाया गया है इसका नाम है इलेक्ट्रोड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? चित्र में दर्शाए गए फोर्स का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में ये जो फोर्स दिखाया गया है, आप देख सकते हैं जैसा कि ये डायग्राम में फोर्स दिखाया गया है, तो हमारे कौन से फोर्स को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी बोला है सतह तनाव, ऑप्शन सी बोला है गैस का विस्तार और ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रोचुंबकीय। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो किस प्रकार का ये जो चित्र में फोर्स दिखाया गया है, तो इस फोर्स का नाम क्या है? तो ये हमारे ग्रेविटी फोर्स को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट सोन इन द फिगर? चित्र में दिखाया गया प्रभाव क्या है? ये जो डायग्राम में हमें ये जो प्रभाव दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा जॉब है। तो ये हमारे कौन से प्रभाव को दर्शा रहा है? ऑप्शन डी बोला है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी बोला है गैस का विस्तार, ऑप्शन डी बोला है सरफेस टेंशन और ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे कौन से फोर्स को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है हमारे सतह तनाव को, सरफेस टेंशन को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट शोन इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं जो डायग्राम में हमें चित्र दिखाया गया है, तो इस उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है वायर ब्रश, ऑप्शन बी बोला है वायर रून, ऑप्शन सी बोला है वायर रोल और ऑप्शन डी बोला है वायर टाइप। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे वायर वूल को दर्शाता है, मतलब वायर रून को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाई गई सफाई का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में ये जो सफाई दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, तो ये हमारी कौन सी सफाई को दर्शा रहा है? ऑप्शन ए बोला है ग्राइंडिंग, ऑप्शन बी बोला है ब्रशिंग, ऑप्शन सी बोला है केमिकल रासायनिक और ऑप्शन डी बोला है मैकेनिकल यांत्रिक। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारी कौन सी सफाई को दर्शा रहा है? तो हमारी केमिकल रासायनिक सफाई को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या है? तो बॉडी के साथ कटिंग नोजल का जो कोण रहता है वो कितने डिग्री रहता है? ऑप्शन ए बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन ए बोला है 60 डिग्री,
ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री और ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण क्या रहता है? तो बॉडी के साथ कटिंग नोजल का कोण रहता है हमारा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? विच पोजीशन इज एडवांटेजियस फॉर इजी वेल्डिंग? आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है? तो आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी वेल्डिंग स्थिति है जो हमारी लाभप्रद रहती है? ऑप्शन ए बोला है समतल, ऑप्शन डी बोला है वर्टिकल, ऑप्शन सी बोला है ओवरहेड और ऑप्शन डी बोला है हॉरिजेंटल। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट समतल। तो आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति सबसे अधिक लाभप्रद है? तो वो है हमारी समतल स्थिति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्या बोल रहा है? वेल्डिंग का प्रतीक क्या है? ये जो डायग्राम में हमें वेल्डिंग का प्रतीक दिखाया गया है, तो हमारे कौन से वेल्डिंग प्रतीक को दर्शा रहा है? ऑप्शन डी बोला है स्पॉट वेल्ड, ऑप्शन डी बोला है फिलेट वेल्ड, ऑप्शन डी बोला है सिंगल जे बट और ऑप्शन डी बोला है बैकिंग रन बेल्ट। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बैकिंग रन बोल्ट। तो ये हमारे कौन से बेल्ट को दर्शा रहा है? ये हमारे बैकिंग रन बेल्ट को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ग्रुप वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो ग्रुप वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए बोला है 1G, ऑप्शन बी बोला है 2G, ऑप्शन सी बोला है 3G और ऑप्शन डी बोला है 6G। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रुप वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या दर्शाया गया है? तो उसमें क्या परिभाषित किया गया है? तो उसमें परिभाषित किया गया है 3G को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? जो हमारी फ्लैट स्थिति वेल्डिंग रहती है, तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है, तो इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए बोला है 50 से 70 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 60 से 70 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 70 से 80 डिग्री और ऑप्शन डी बोला है 80 से 90 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 डिग्री। तो फ्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 70 से 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? जो हमारी 5G स्थिति वेल्डिंग रहती है, तो 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? पाइप को घुमाएं और लंबवत वेल्ड करें। ऑप्शन ई क्या बोला है? पाइप नहीं घुमाए गए वेल्ड को लंबवत करें। ऑप्शन डी क्या बोला है? पाइप घुमाया नहीं गया और पाइप का अक्ष 45 डिग्री और ऑप्शन डी बोला है पाइप को 12 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक तक या तो पहले अपहिल या डाउनहिल विधि द्वारा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिस पाइप को हम वेल्ड कर रहे हैं, तो पाइप को 12 ओ क्लॉक से 6 ओ क्लॉक तक या तो अपहिल या डाउन हिल विधि द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी एल्यूमिनियम वेल्डिंग रहती है, तो एल्यूमिनियम वेल्डिंग में हम किस प्रकार की पोलरिटी का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन डी बोला है एसी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी बोला है रिवर्स पोलरिटी और ऑप्शन डी बोला है स्ट्रेट पोलरिटी। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत ध्रुवता, रिवर्स पोलरिटी। तो एल्यूमिनियम वेल्डिंग में हम रिवर्स पोलरिटी का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? व्हाट इज पोलरिटी? पोलरिटी क्या है? ऑप्शन ए बोला है करंट का सर्किट, ऑप्शन डी बोला है करंट का प्रवाह, ऑप्शन सी बोला है करंट का खुला सर्किट और ऑप्शन डी बोला है करंट की विपरीत दिशा। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लो ऑफ करंट, करंट का प्रवाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे नंगे तार इलेक्ट्रोड रहते हैं, तो नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोला है सीधी ध्रुवता, ऑप्शन डी बोला है विपरीत ध्रुवता, ऑप्शन सी बोला है एसी ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी बोला है रेक्टिफायर सेट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हमारी स्ट्रेट पोलरिटी, सीधी ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन बेल्ट पैदा करती है? तो कौन सी हमारी आर्क की लंबाई रहती है जो हमारी डीप पेनिट्रेशन बेल्ट बनाती है? ऑप्शन ए बोला है लंबी आर्क की लंबाई, ऑप्शन डी बोला है लघु आर्क की लंबाई, ऑप्शन सी बोला है मध्यम आर्क की लंबाई और ऑप्शन डी बोला है बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट आर्क लेंथ, लघु आर्क की लंबाई।
तो किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन बेल्ट बनाती है? तो वो रहती है हमारी शॉर्ट आर्क लेंथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? किस प्रकार की आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है? तो कौन सी आर्क रहती है जो हमारी हमिंग साउंड पैदा करती है? ऑप्शन ए बोला है लंबी आर्क की लंबाई, ऑप्शन डी बोला है छोटी आर्क की लंबाई, ऑप्शन सी बोला है समान आर्क की लंबाई, और ऑप्शन डी बोला है बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सी हमारी आर्क रहती है जो हमारी हमिंग साउंड बनाती है? तो वो रहती है हमारी लॉन्ग आर्क लेंथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? तो कौन सी आर्क रहती है जो हमारी पॉपिंग साउंड बनाती है? ऑप्शन डी बोला है लंबी आर्क की लंबाई, ऑप्शन डी बोला है लघु आर्क की लंबाई, ऑप्शन सी बोला है नॉर्मल आर्क लेंथ, और ऑप्शन डी बोला है बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जो हमारी छोटी या लघु आर्क की लंबाई रहती है वो हमारी कैसा साउंड बनाती है? वो हमारी पॉपिंग साउंड बनाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्या बोला है? स्पैटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे स्पैटर वगैरह रहते हैं, तो स्पैटर को कम करने के लिए हम किस आर्क की लंबाई का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है लंबी आर्क की लंबाई, ऑप्शन बी बोला है लघु आर्क की लंबाई, ऑप्शन सी बोला है समान आर्क की लंबाई, और ऑप्शन डी बोला है बहुत लंबी आर्क की लंबाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। छोटी आर्क की लंबाई हमारे मतलब स्पैटर को कम करने के लिए हम किस आर्क की लंबाई का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम शॉर्ट आर्क लेंथ का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोला है? वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा वेल्डिंग रहता है, तो वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बोला है आर्क बिलो में नियंत्रण करने के लिए, ऑप्शन बी बोला है आर्क की गति को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी बोला है आर्क की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए, और ऑप्शन डी बोला है विकृति को नियंत्रित करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टू कंट्रोल आर्क बिलो में नियंत्रण करने के लिए वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या रहता है? कि आर्क बिलो में नियंत्रण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? चित्र में दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है? ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है, तो इसमें हमें कौन सा दोष लगता है? ऑप्शन ए क्या बोला है आर्क का झटका, ऑप्शन बी बोला है ओवरलेप, ऑप्शन सी बोला है अंडरकट, और ऑप्शन डी बोला है डिस्टॉर्शन विरूपण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्क बिलो, आर्क का झटका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम रहता है जो हमारा आर्क ब्लो से मुक्त होता है? ऑप्शन ए बोला है एसी वेल्डिंग, ऑप्शन डी बोला है डीसी रिवर्स पोलरिटी, ऑप्शन सी बोला है डीसी स्ट्रेट ध्रुवता, ऑप्शन डी बोला है लंबी चाप के साथ वेल्डिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो वेल्डिंग का कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? तो जो हमारा एसी वेल्डिंग रहता है वो हमारा आर्क ब्लो से मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है? विरूपण किस प्रकार का दिखाया गया है? आप देख सकते हैं ये जो डिस्टॉर्शन दिखाया गया है हमें डायग्राम में, तो हमारे कौन से डिस्टॉर्शन को दर्शा रहा है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ। तो ये हमारे कौन से किसको दर्शा रहा है, कौन से डिस्टॉर्शन को दर्शा रहा है? तो हमारे ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? वेल्डिंग के दौरान आग से निकलने वाले छोटे धातु के कणों का नाम क्या है? तो वेल्डिंग के दौरान जो आग से निकलने वाले छोटे छोटे कण रहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें बोलते हैं हम स्पैटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्या बोला है? आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? तो जो हमारी आर्क वेल्डिंग रहती है, तो आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष होता है? तो उसमें होता है हमारा लेक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? तो जो हमारी आर्क वेल्डिंग में बीड में जो हेयर लाइन रहती है, तो हेयर लाइन के अलग होने का कारण क्या रहता है? तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फास्ट कूलिंग, तेजी से ठंडा होना। तो आर्क वेल्डिंग में बीड में हेयर लाइन का अलग होने का कारण क्या है? तेजी से ठंडा होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 29 क्या बोला है? कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोहे तथा अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी हमारी गैस वेल्डिंग रहती है जो हमारी लोहा तथा मतलब लोहे मतलब फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के मेटल के लिए प्रयोग की जाती है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का प्रयोग हम लोहे और अलोह धातुओं की वेल्डिंग में करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है? ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है? तो जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला रहती है, तो उसमें जो सबसे गर्म बिंदु रहता है वो रहता है हमारा इनर कोन। जो इनर कोन रहता है, तो इनर कोन का तापमान सबसे अधिक होता है, और वो तापमान कितना डिग्री तक पहुंच जाता है?
तो वो तापमान हमारा 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है? एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा एसिटिलीन सिलेंडर रहता है, एसिटिलीन रेगुलेटर, तो कनेक्शन में रिसाव वगैरह की जांच करने के लिए हम किस मतलब सामग्री का यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम साबुन का पानी। मतलब कोई भी हमारा गैस का या सिलेंडर वगैरह है तो उसके रेगुलेटर का कनेक्शन की रिसाव की जांच करने के लिए हम साबुन पानी के घोल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्या बोला है? ऑक्सीकरण लौह का उपयोग क्या है? जो हमारी ऑक्सीकरण ज्वाला रहती है, तो ऑक्सीकरण ज्वाला का उपयोग क्या रहता है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। तो जो हमारी ऑक्सीकरण ज्वाला रहती है वो हमारी पीतल की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 क्या बोला है? निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर गैस सिलेंडर? तो गैस सिलेंडर में हम किस धातु का यूज करते हैं है या किस धातु का बनाते हैं? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड ड्रॉन स्टील। तो गैस सिलेंडर निर्माण के लिए हम किस सामग्री का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सॉलिड ड्रॉन स्टील का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है? तो सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए कौन सी विशेष विधि का यूज किया जाता है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है? वेल्डिंग करते समय फायर बैक को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है? तो वेल्डिंग करते समय जो हमारा बैक फायर या फायर बैक रहता है तो उसको नियंत्रित करने की कौन सी विधि है? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 क्या बोल रहा है? राइट वार्ड वेल्डिंग द्वारा फीलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए? जो हमारी राइट वार्ड वेल्डिंग रहती है तो उसमें जो फीलर रॉड रहती है तो फीलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 से 40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्या बोला है? रेगुलेटर में कितने प्रेशर गेज होते हैं? तो जो हमारा रेगुलेटर रहता है तो रेगुलेटर में हमारे कितने प्रेशर गेज रहते हैं? तो उसमें हमारे 2 प्रेशर गेज रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो जो हमारा गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को मतलब रेगुलेटर से जोड़ने के लिए हम किस प्रक्रिया का यूज करेंगे? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व। तो कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व गैस सिलेंडर रेगुलेटर जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी वीडियो के 38 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।